अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में मेन हमारा फोकस तो रहेगा अपोजिशन जमातों ने जो इकट्ठ किया है उस हवाले से, और आज स्पीकर साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी तज़किरा किया। पाकिस्तान में जो एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ हुआ था, अभी तक पूरी कौम उसका खमियाजा भुगत रही है। मुझे मालूम नहीं कि इस कौम के अंदर और इस जमहूरियत के अंदर एक और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ गुंजाइश अभी है या नहीं है। लेकिन अब प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे एजाज़ अहमद चौधरी साहब से, दौरा ईरान के हवाले से जो फील्ड मार्शल ने किया, और उसके ऊपर ईरान की जानिब से भी और पाकिस्तान के भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो बड़े इस बात को तक़वियत देते हैं कि कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है और आइंदा आने वाले दिनों में पीस के हवाले से कोई अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है। एजाज़ अहमद चौधरी साहब, चेयरमैन स्नोबर इंस्टीट्यूट, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, आप बताइएगा, आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकातें हुई हैं तेहरान में, उसके नतीजे में आप सोचते हैं कि कोई मामला आगे बढ़ सकता है? जी, यकीनन बढ़नी भी चाहिए। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो पहले जो उनकी स्ट्रेटजी थी कि हम अस्करी मैदान में ईरान को ज़ेर कर लेंगे, वो तो नाकाम हो गई। अब ये जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ उन्होंने लगाई हैं, इसके भी ईरानी बहुत अरसे से आदी हैं। प्लस ज़्यादातर तज्ज़ियाकार बताते हैं कि उनके पास खुराक ग़िज़ा के लिहाज से खुश यानी खुद कफ़ील हैं, बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी काफ़ी है, और 5 नेबर्स हैं चारों तरफ से उनके साथ हो सकती हैं कुछ ना कुछ ट्रेड बॉर्डर मार्केट्स के ज़रिए। फिर चाइना और रशिया दोनों बिल्कुल इन सैंक्शंस को नहीं मानेंगे। सो क्राइन यही बताते हैं कि ये वार भी खाली जाएगा। और साथ ही साथ जो राइटर की अगर खबर सही है तो वो पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान की क़यादत को भी पैगाम दे रहे हैं कि जी डिप्लोमेसी भी साथ चले। तो गोया ये जो अभी दौरा हुआ है, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से अब ख्वाहिश ये है कि डिप्लोमेसी की तरफ भी साथ बढ़ा जाए आगे। क्योंकि मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये जो मंसूबा है कि इक़्तिसादी लिहाज से मरूब कर देंगे ईरान को, वो कामयाब हो सकेगा। और शायद उनको खुद को भी यकीन नहीं है, और उनके अपने मुल्क में इस कदर इतनी ज़्यादा अफरा तफरी इस मौजू के हवाले से फैल गई है। उनके नौजवान जो हैं, जेन ज़ी जिनको कह सकते हैं, वो इस जंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। और अब तो जूइश लॉबी जो है वो भी ज़रा बैकफुट पे आ गई है। सारे सेनेटर्स और कांग्रेसमैन आहिस्ता-आहिस्ता कह रहे हैं कि जी हमने इनसे पैसे नहीं लिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज़ जस्ट वेटिंग फॉर सम एक्सक्यूज़ टू गेट आउट ऑफ दिस वॉर। और ये अगर ये प्रोसेस थोड़ा चलता है, हमारे जो सीडीएफ ने दोबारा शुरू किया है सिलसिले को, अगरचे एमओयू जो है वो तो लैप्स कर गया थे उसके 60 रोज़ा, लेकिन मेरे ख्याल में बेसलाइन फिर भी वही रहेगी, और कोई ना कोई नुक्ता इसी में से निकाल कर दोबारा आगे मामलात को ले जाया जा सकता है। जी, थोड़ी सी उम्मीद बननी चाहिए इस पे। सर, जो माहिदा मक्का है उस हवाले से भी खबर आई है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, उनके साथ ईरान को भी कोई इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। इस्माइल बकाई साहब जो उनके तर्जमान हैं, उन्होंने कहा कोई फॉर्मल इन्विटेशन नहीं है, लेकिन ईरानियन अहदेदारों ने जो बयान दिए कि हमें फाउंडिंग मेंबर्स के तौर पर इस माहदे का हिस्सा बनाया जाए, ना सिर्फ ईरान को बल्कि मिस्र को भी। तो आप सोचते हैं कि ईरान के साथ किसी किस्म का सिक्योरिटी कोऑपरेशन सऊदी अरब और ईरान खास तौर पर, इसके इम्कानात मौजूद हैं? जी, हैं, लेकिन इस वक्त नहीं जी। उसकी वजह ये है कि सऊदी अरब ने ये क्यों मुआहदे किए, पहले पाकिस्तान के साथ फिर ये ट्राईलेटरल, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने डोनाल्ड ट्रंप छोड़ दीजिए, पूरे अमेरिका ने जो सिक्योरिटी की गारंटीज़ दी थी गल्फ़ की रियासतों को, वो सब के सब जो हैं वो पीछे रह गई हैं। और बल्कि पेट्रो डॉलर्स का जो मंसूबा चला था 1974 से कि जी आपको हम सिक्योरिटी देंगे, उसके बदले में आप तेल जो है वो यूएस डॉलर में बेचेंगे, इवन वो भी ख़तरे में पड़ गया है। तो इस वजह से जो अमेरिका को इस इलाके से निकलना तो बहरहाल किसी ना किसी वक्त पड़ेगा, लेकिन एकदम से तो नहीं जाएगा। इतनी बड़ी ताकत है, इतने बेसेस हैं, वो इतने आराम से नहीं जाएगा। पेट्रो डॉलर जो है वो कैसे उसको छोड़ सकता है? डॉलर की वजह से तो अमेरिका का पूरी दुनिया में राज है। तो इस वजह से अभी तो ये नहीं होगा। ईरान खुश था कि चले मौका मुआहदा हुआ, कम से कम एक एक्सटर्नल एक्टर की बजाय जो रीजन के लोग हैं वो अगर यानी सिक्योरिटी की कोई अरेंजमेंट करते हैं बेस्ड ऑन कलेक्टिव सिक्योरिटी, बाहमी सलामती की बुनियाद पर, तो ईरान यकीनन इसमें शामिल होना चाहेगा। लेकिन मेरा ख्याल है उस वक्त तक ईरान शामिल नहीं हो सकेगा जब तक अमेरिका खुद ये फैसला ना कर ले कि मैं इस खित्ते से निकल नहीं जाता। लेकिन यकीनन ये तीनों मुल्क चाहेंगे कि ईरान इसमें शामिल हो, वरना तो बाहमी सलामती का जो मंसूबा है, जो पूरी जो उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरपिनिंग है, वो कामयाब नहीं होगी।
बहुत शुक्रिया आपका एजाज़ अहमद चौधरी साहब। आज स्टूडियोज़ में कमर ज़मान कायरा साहब, डॉक्टर नसार जट साहब और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, तीनों को खुशामदीद कहते हैं। सर, अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद पार्लिमान के अंदर, कायरा साहब आपसे शुरू करते हैं। अपोजिशन इकट्ठी हो तो हुकूमत के ऊपर थोड़ा चेक रहता है। पाकिस्तान में ऐसा हुआ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं है, बल्कि तवील अरसे से एक अच्छी अपोजिशन की ज़रूरत है जो हुकूमत को राय रास्त पे रखे। आप सोचते हैं कि कोई नया स्टार्ट होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया। मैं, अगर मुझे इजाज़त दें तो 1 मिनट में जो आपका पहला सवाल था उस पर बात करना चाहूँगा। ये जो ईरान के बारे में ये तस्वर है ना कि ईरान और सऊदी अरब किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएंगे और ये किसी डिफेंस एग्रीमेंट में आ जाएंगे, तो इसके आसार इसलिए नहीं हैं कि दोनों का कॉन्फ्लिक्ट आइडियोलॉजिकल भी है, फिजियोलॉजिकल भी है, रीजनल भी है। ईरान क्या यमन के अंदर अपनी सपोर्ट ख़त्म कर देगा? ईरान क्या बाकी लेबनान सीरिया में अपनी सपोर्ट ख़त्म कर देगा? क्या तुर्की के लिए काबिल कबूल होगा? तो ये किसी लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट में तो लगता नहीं है कि ये आएंगे। बल्कि अगर ईरान किसी वक्त इन दबाव से निकलता है और माशी तौर पे आज़ादी का हामिल होता है तो ईरान खुद एक रीजनल ताकत के तौर पे उभरने की कोशिश करेगा। ये माजी का भी उनका एक ख्वाब है, आज भी है। आइडियली कायरा साहब, मक्का माहदे का हिस्सा बनाने से पहले ईरान के साथ आपको इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म का ताउन वो फ़रोग देना चाहिए। मक्का माहदा भी बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी रुकावट है, बहुत बड़ी रुकावट है। एक तो अमेरिका बड़ी रुकावट है, दूसरा सऊदी अरब उस रीजन के अंदर जो होने वाली तब्दीलियां हैं या जो पहले अकॉर्ड की बातें की जाती थी उसके ऊपर उनकी कंडीशनल एक तरह की इनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाए ना आपस में, वो इस इलाके के लिए बहुत अच्छा होगा, अल्लाह करे। दूसरी आपने कहा कि अपोजिशन का, हाँ, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, हमारे जैसे मुल्कों में ख़ास तौर पे डेमोक्रेसी जब बहुत न्यू नेट तो नहीं है लेकिन वो है ना मजहूल सी या कमज़ोर सी डेमोक्रेसी होती है, कभी बेहतर कभी हालात ख़राब। इसमें अपोजिशन का अभी वाली कौन सी डेमोक्रेसी? वही है जिसका मैंने बाद में बहुत खराब, यकीनन कमज़ोर है और इसको बहुत ज़्यादा इसके रूल्स को ठीक करने की ज़रूरत है। फ्रेमिंग ना होने से बेहतर है लेकिन बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है। और हमारे हालात, ये एक लंबी बहस है कि क्यों ऐसे है, और सिर्फ कहा जाए कि इस गवर्नमेंट का कसूर है तो शायद ये भी दुरुस्त नहीं है, उसके अपनी बहुत सारी रीजंस हैं। लेकिन इस वक्त अपोजिशन अगर इकट्ठे हो रही है, बज़ाहिर तो यही कहा जाता है ना जी कि हम लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री में इकट्ठे हो रहे हैं, हम डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए इकट्ठे। अगर यही शर्त रही तो ये शर्त हम पहले भी, हम MRD भी इसीलिए बनाई थी, कहने वाले ARD को भी इसी तरह बनाया गया था। वैसे तो IGI भी, उसके रूल भी शायद हमारे खिलाफ थी लेकिन रूल भी उसकी भी यही थी। इसी तरह के बहुत सारे बने। IGI बनवाने का एक ही मकसद था, बीबी को हराना था, लेकिन नारा उसका क्या था, मैं नारे की बात कर रहा हूँ। तो अभी भी जो बात कही जा रही है बहुत अच्छा आइडिया। अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए और अपोजिशन इकट्ठे होकर लाजम नहीं है कि हुकूमत गिराने की ही कोशिश करे। अपोजिशन कमेटियों में बैठ के, पार्लियामान में बैठ के, हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर नज़र रख के, हुकूमत की लेजिस्लेशन पर नज़र रख के, उनकी गलतियों की निशानदेही करके, और ज़्यादा बेहतर होता है कि मुतबादल पॉलिसी दे के वो लोगों का एक ऐसा दबाव, एक पब्लिक ओपिनियन हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा करे। पब्लिक ओपिनियन कानून और आइन से ज़्यादा ताकतवर होता है जमहूरियत के अंदर। जट साहब, अपोजिशन इत्तेहाद करके क्या हासिल करना चाहती है? इत्तेहाद होना अच्छी बात है लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मेरा ख्याल है कि बड़ा क्लियर कट हमारा जो एलामिया है वो कल मुतफ़िका तौर पे जो है वो सामने आया है, और उसमें मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट में रहकर, पार्लियामेंट में डिबेट करके, पार्लियामेंट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मामलात हैं, उन्हीं को फोकस किया जाएगा। ये इनिशियली जो एक हमारा पार्लियामानी कमेटियों में PTI बैठती नहीं, आप कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर ना बैठने की वजूहत है, ना बैठने पार्लियामेंट की तो फिर आप वजूहत इस्तेमाल नहीं। ही ना करें। पार्लियामेंट को हम इस्तेमाल कैसे करें? इस पार्लियामेंट का वकार तो माजरत के साथ अगर तो हमारी बात मीडिया तक आती है, बाहर तक आती है, तो फिर तो हम कहेंगे जी पार्लियामेंट बड़ी बावकार तरीके से चल रही है। और अगर पार्लियामेंट का ये हाल है कि हमारी आवाज़ को भी दबा दिया जाए, हमें बाहर भी मारा जाए, अंदर भी मारा जाए, इसी वान में अरकान असेंबली को पकड़ के गिरफ्तार करके रात की तारीखी में लेकर भी गए। ये जॉइंट अपोजिशन के पास क्या हथियार आएगा कि आपकी बात सुनी जाएगी? डेफिनेटली जॉइंट अपोजिशन में एक सेंस बिल्ड होगा, हम अपनी आवाज को ज्यादा, और ये बड़े अरसे से हमारी एक काविश थी, कोशिश थी कि हम सब के सब मिलकर जो है अपनी आवाज, और हम इंशाल्लाह आइंदा या अपनी आवाज उठाएंगे। हम अपनी आवाज़ जो हमारी पार्लियामेंट से बाहर नहीं आने दी जाती, हम उसके खिलाफ बाकायदा स्पीकर साहब को ऑन बोर्ड लेंगे और अपने मामलात उनके सामने रखेंगे।
ये कोई ऐसा इनिशियली अगर हम आपको कहें कि जी हुकूमत गिराने जा रहे हैं, ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा इत्तेहाद, पार्लियामेंट की दुरुस्ती, आइन कानून की बालादस्ती, और जो बलूचिस्तान के हालात हैं, केपीके के हालात हैं, पंजाब के हालात हैं, मैं अगर कहूं तो 1 बाय 1 करके तवील लिस्ट है आपके प्रोग्राम में रख सकता हूं। लेकिन इस वक्त अगर आप 4 सूबों को देख लें तो क्या 4 सूबे आपके पांव पे खड़े हैं? सिंध की सूरत हाल इस वक्त क्या चल रही है कि ये तकसीम के ऊपर महाजर और सिंधी जो है उनको लड़ाने की साजिश की जा रही है, वहां से साजिश की जा रही है। ये साजिश ही है, और क्या है, पहले नहीं हो चुका? ये सिंध की तकसीम का नारे पहले नहीं लगे? साजिश कौन कर रहा है? हुकूमत खुद कर रही है। हुकूमत। तो फिर ये नारा ये किसने ये हवा छोड़ी हुई? आज ईवान में क्या हुआ है? डॉक्टर साहब वहीं मौजूद थे, बताएं कि आज ईवान में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम नहीं लड़ी? किस बात पे? ये सूबे की तकसीम पे। तो ये कर कौन रहा है? ये सवाल डॉक्टर तारिक साहब, ये खामोशी का मतलब मैं ज्यादा नहीं से पूछ सकता, आप ही बता दें। बता देता हूँ कौन कर रहा है? देखें, ये सवाल ये इनका जवाब है, लेकिन देखें ये प्रैक्टिस आज की नहीं है, ये प्रैक्टिस आज की नहीं है। यहाँ पर माजी में भी सिंध को तकसीम करने के लिए हैदराबाद में कितने मर्डर्स हुए, कराची में कितनी कत्ल गारत हुई, आज कराची की स्नैच पे खड़ा हुआ, ये सारी एक्सरसाइज हमें एक सर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की क्यों लड़ाई हुई है डॉक्टर साहब? सर वो डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं कि आप साजिश कर रहे हैं। जो इस वक्त बहस चल रही है, यही बोला था ना डॉक्टर साहब। ये अगर सही बातें कर रहे होते तो इनकी बात पार्लियामान से बाहर जाती ना, यही तो मसला है सारा। आप तो इनकी आवाज इनके गिले का मैं जवाब दूंगा कि कौन कौन सी बातें नहीं जाती, मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपके सवाल के जवाब पे आ जाते हैं। देखें बात ये है, लड़ाई क्यों हुई पीपल्स पार्टी? सूबों की जो तकसीम ये तो बता दें सर, लड़ाई क्यों एमक्यूएम और पीपल्स इसी पार्टी? बात के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबों के मौजू पे बात नहीं करना चाहती, एमक्यूएम चाहती है कि इस पे बात हो, इस पे और आप साजिश क्यों कर रहे हैं सिंध को तकसीम? हम कोई साजिश नहीं कर रहे। ये जो गलत बात है ना वो ये है कि ये बहस को ड्रिफ्ट करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो। सूबों की जो तकसीम वाला मामला है ये सिंध की तकसीम का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के 4 सूबों को नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में ढालने की बात हो रही है, और ये 50 साल से हो रही है। और इंडिया में जमात की पॉलिसी है, आपकी जमात सपोर्ट करती है इसको? देखिए हमारी जमात के अंदर अभी ये बहस जारी है, हम एक कंसेंसस पे पहुंचेंगे और उसके बाद हम अपनी राय का इजहार करेंगे। आपकी जमात के अंदर खुद अभी इत्तेफाक नहीं है, कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। मैंने आप सिंध को पहले तकसीम करने चले, पहले कोई लाइन ऑफ एक्शन तो तय करें। साहब किसने सिंध को तकसीम करने की बात की? ये अभी इन्होंने बताया कि लड़ाई होगी। नहीं वो जमातें आपस में जो मर्जी करें ना जी, हम तो उसके जिम्मेदार नहीं है, वो तो रोज लड़ते हैं। वो तो ये लड़ाई इलेक्शन के ऊपर भी होती है। एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में ना इख्तियार दे रही है, ना बल्दियाती निज़ाम को कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की बात कर रही है। ये इनकी तो खराबी पीपल्स पार्टी पैदा कर रही है, आपके नोटिस हैं। आज तो खराबी नदीम मलिक साहब पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुसलसल गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान दरार को मजीद वसी करने की मजीद, इसका मतलब ये मान लिया इन्होंने कि दरार है, मैं उसे वसी करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा तो काम ये सवाल पूछ के उसको दरार को दिखाऊं लोगों को। कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। आप सूबों को तकसीम करने के इशू को सिर्फ सिंध की तरफ लेके जा रहे हैं। आप पंजाब पे ले आए सर, आप बताएं पंजाब में 8 सूबे बनाए आप। हम इसके ऊपर अपना कंसेंसस मरियम नवाज राजी है पंजाब में 8 सूबे। देखिए ना, मरियम नवाज तो हमारी लीडर है, लेकिन जमात एग्जिस्ट करती है ना। हमारे सुप्रीम लीडर मियां नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब 8 सूबे बनाने पे तैयार है पंजाब में सर? देखिए यस और नो में मैं आज आपको इसलिए नहीं बता सकता कि उसके ऊपर हमारी तमाम तर मुशावरत होनी है और मुकम्मल होने के बाद इस पे कंसेंसस आना है। लेकिन सर पीपल्स पार्टी अगर ये उठाने से पहले ये तो बताए ना नून लीग की ये पॉलिसी, अगर आप तो अभी नून लीग की पॉलिसी भी नहीं बता सकते। अगर ये मौजू नहीं, पॉलिसी तब बनाऊंगा कि जब पॉलिसी हमारी बनेगी। मैं तो अब खुल के सारी बात आपको बता दी है, लेकिन ये साजिश है अंदर से ये मुखालिफ है। इंडिया में कौन से सूबे के खिलाफ साजिश थी? वहां कौन सा सिंध था जिसके खिलाफ साजिश हुई और 1950 में कमीशन बन गया सूबों की तकसीम का? अभी कमीशन बनाया ना सर, आप भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाए, वो गौर करे, उसके ऊपर जायजा ले। मैं बिल्कुल एकेडमिक गुफ्तगू आप इम्पोज नहीं कर सकते। ज़ाती राय मैं आपको दे रहा हूँ कि ये बहस जो है ये बहुत लेट शुरू हुई है। यहाँ पे इस वक्त सूबे मजबूत हो चुके हैं 18वीं तरमीम के बाद। अब सूबों को तकसीम करना इतना आसान नहीं रहा। सूबों को अपने इख्तियारात का अब पहले से ज्यादा उन्हें हासिल हुए हैं। ये बहस अगर 6,000 अरब का बजट है पंजाब का, जिसपे मरियम चीफ मिनिस्टर है। देखिए वो आपका ख्याल है कि आपको कहेंगे खुशी से कि जाओ इसको 400 में बांट दो, 2,000 कर दो? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये किसी फर्द का नहीं लबने। सारे मिल के बैठे चले आप ही की बात को आगे बढ़ाते हैं, कहीं जी सूबे नहीं बनने, खत्म बात। ये आपकी जमात बताए ना कि बनने या नहीं। आप हुकूमती जमात है, पहले अपनी पॉलिसी बताएं।
कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 239 आर्टिकल पहली बात इस पे लड़ने की जरूरत नहीं उसके ऊपर आ जाए। है, दूसरी बात कंसेंसस से बननी चाहिए, तीसरी बात इसे सियासत की नजर नहीं होना चाहिए, चौथी बात किसी को भी इसे अपने खिलाफ साजिश नहीं सर ये समझना मैंने चाहिए। करना हो तो आप मुझे कहें कि नहीं होना चाहिए, आप तो बताएं कि हम सियासत की नजर नहीं करेंगे, हम कंसेंसस से नहीं, करेंगे। ये उस तरफ जा रहा चाहिए है, तो तब है कि मैंने लेकिन करना हो हम सर। इस पे अपना जो ओपिनियन रखते हैं कंसेंसस से पॉलिटिकल पार्टीज को हेल्दी डिबेट में जाना चाहिए सूबों के हवाले से, और अगर नहीं कंसेंसस होता अल्टरनेटिव इंडिपेंडेंट इंतजामी यूनिट्स की बात हो सकती है, वसाइल की तकसीम की बात है ना, वसाइल पसमानदा इलाकों तक पहुँचाने की बात है, उसके लिए कोई मैकेनिज्म बन सकता है। तो ये बात जो है कि इसमें हम कह जाए ये मेरे खिलाफ साजिश है, ये सूबे के खिलाफ साजिश है, पार्टी के खिलाफ साजिश है, ये नहीं है। आपके खिलाफ तो नहीं साजिश हो रही सर? हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं होगी कायरा सर। बल्कि ये जो सॉरी एक भाईजान की इजाज़त से जो अभी मुतहदा अपोजिशन की बात हुई है, पार्लिमान में माहौल को साजगार बनाने के लिए और अपोजिशन के मस्बत किरदार के लिए हम इस कार्रवाई को बेहतर समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब भी इनकी टीम का हिस्सा हों, ताकि पार्लिमानी आदाब के अंदर ये अपना बेहतर किरदार अदा कर सकें। कि मौलाना ने जो इस अपोजिशन को इकट्ठा करते हुए जो बात शुरू की थी, उन्होंने कहा था इसका आगाज़ हम पार्लिमान को स्ट्रेंथन करने से करेंगे, क्योंकि पार्लिमान मजबूत होगी तो जमहूरी अमल मजबूत होगा। मौलाना ने जो दूसरी बात की है वो भी तो सही है ना, कि 2 सूबों में तो आग लगी हुई है, पहले उसका मसला हल करो कि पहले तकसीम की बात करो। वो एक और पहलू था ना जी, वो था सूबों का, उसके ऊपर उनकी स्टेटमेंट थी। लेकिन ये जो जॉइंट अपोजिशन का तस्वर, उन्होंने कहा कि क्यों होना ज़रूरी है, इसलिए कि हमने अपने अगर जमहूरी हकूक़ लेने हैं, जमहूरियत को मजबूत करना है, तो उसकी सबसे पहली जो सतह है वो पार्लियामेंट। सूबे बनने चाहिए सर। मैं उस पर आ जाता हूँ जी। दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा कि पार्लियामेंट से हमारी आवाज़ बाहर नहीं आने दी जाती। भाई अब पार्लियामेंट में बोलें तो सही ना, आवाज़ बाहर आ जाएगी, आवाज़ मीडिया बाहर ले आएगी। ये डी चौक में बोलना पसंद करते हैं, मैं पार्लियामेंट वही में कह रहा हूँ बोलते ना ही कि नहीं है। पार्लियामान में अब जितना बोलेंगे, जितना प्रेजेंट होंगे, और उसके अंदर सिर्फ आपने उस हाउस में नहीं बोलना, आपने मीडिया को उस कमेटी में बैठ के भी बातें करके बताना है, क्योंकि अब कमेटी के अंदर भी मीडिया बैठा होता है। तो जितनी बातें आप वहाँ करेंगे उतनी हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। यही तो हम कह रहे हैं, और यही मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आपको कहा, यही बिलावल साहब जब अपोजिशन को मिलने गए उनको भी ये कहा। हमारा भी ये ख्वाहिश है कि अपोजिशन को वहाँ फाल रोल अदा करना चाहिए। हम भी एक तरह का हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपोजिशन को भी कई दफ़ा हम अपोजिशन का रोल अदा करते हैं जब हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं। तीसरी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या होता है जी? सूबे तो मौजूद हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं, आपके डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर है, जो मेरे इल्म में है, वो ये है, एक फेडरल गवर्नमेंट है, मरकजी, सूबाई और ज़िली। जो डिवीजन्स है ना, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है, ये हमारे जिसको आप कह सकते हैं रेगुलेटरी हैं एक हद तक, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव आपका ज़िला है। और आपके डिवीजन्स मौजूद हैं, ज़िले मौजूद हैं। अब आप कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना चाहते हैं? यानी आप सूबा नहीं बनाना चाहते, उसका नाम बदल देना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आपके पास डॉक्टर तारिक साहब भी करना नहीं चाहते। नहीं, मुझे पता है, बस ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। मुझे पता है, अगर आप कभी किसी वक्त इस पे प्रोग्राम करें, और मैं आपको दावत देता हूँ, जरूर करें। मैं आपको यकीनन कहूँगा कि आप पंजाब का जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है, उसके ऊपर, ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाया गया है, उसके ऊपर एक प्रोग्राम करें और आप उसको देखें वो है क्या। चले, मैं इस वक्त मौजू नहीं है। कहा जाता है जी कि सूबे हिंदुस्तान ने बनाए, उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने एक अपना कमीशन बनाया, सूबे बनाए। हिंदुस्तान का सबसे छोटा सूबा 6 लाख की आबादी पे है, सिक्किम सबसे छोटा। सबसे बड़ा कितना है? पाकिस्तान से बड़ा, 32-33 करोड़ यूपी, 25-26 करोड़ के करीब। इतनी पाकिस्तान की आबादी है, इतनी यूपी की है। और कोई 15, 16, 18, 19 करोड़ के 2-3 और सूबे उनके हैं, जिस तरह बंगाल है या बाकी। तो हिंदुस्तान ने कोई ये नहीं किया कि सूबे छोटे करके मसलों का हल दिया। उनको जहां जहां जरूरत पेश आई या उन्होंने अपने जरिए जरूरी समझा। हमें जरूरत है कि सूबा बनाने की? देखिए ना, पहली बात यह है कि हमारे फ्रेमर्स ने, हिंदुस्तान का आइन अपनी जगह है ना, उनका एक तरीकाकार और था। हमारे आइन के फ्रेमर्स ने आपको एक तरीकाकार दे दिया कि आपने सूबे बनाने हैं। सूबा बनाने का तरीका क्या है? जिस सूबे के अंदर सूबा बनाने की जरूरत है, यानी फर्ज करें पंजाब में सूबा बनना है, तो ये पंजाब के लोग या उस इलाके के लोग फैसला करेंगे ना, केपी वाले तो नहीं फैसला करके सुनाएंगे। जब पीपल्स पार्टी के दौर में वो आपने एक कमीशन बनाया था, आप ही के दौर में था, 2012 में। मैं अर्ज करता हूँ, नहीं, वो एक तहरीक शुरू हुई जनूबी पंजाब के सूबे की, हम भी उसको सपोर्ट करते थे। हेड कौन थे? ये जनूबी फरतुल्लाह बाबर साहब थे ना? सर, हेड फरतुल्लाह बाबर थे। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद,
लेकिन और फरतुल्ला बाबर पंजाब की तकसीम के ऊपर कमीशन पे बैठे हुए थे। सर मैं कह रहा हूँ कि मैं तो आज फरतुल्ला बाबर साहब हूँ, ये मेरी लीडरशिप मतलब मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, लेकिन पंजाब की आवाज़ तो तब आती है ना कि पंजाब के लोग डिबेट कर रहे होते हैं इसके ऊपर। मैं ऐसा अर्ज करता हूँ कि पंजाब के लोगों ने ही डिबेट की, पंजाब असेंबली ने इस पर रेजोल्यूशन वो तो बाद में दबाव में आके उन्होंने 2012 में रेजोल्यूशन पास कर दी, बाद में खाते डाल दी। लेकिन मेरी गुजारिश सुने, असेंबली ने रेजोल्यूशन किया ना, एक कमीशन आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया था सर, फरतुल्ला बाबर। फेडरल गवर्नमेंट ने कमीशन बना के सूबों को मजबूर नहीं किया था। किया आपने सियासी नहीं सर, ये नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ, हाँ पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब की इस तहरीक को अपनी तंजीम 2 हिस्सों में कर दी, ये किया जो किया उसके साथ हैं, हम उससे इनकारी नहीं है। लेकिन 2012 के बाद हुआ, जिस वक्त जनूबी पंजाब के लोगों का अपना, उनके नुमाइंदों का एक प्रेशर आया और पंजाब की असेंबली ने, जो असल फोरम है डिबेट का, किसी सूबे के अंदर सूबे बनने के लिए पहली डिबेट, पहली रेजोल्यूशन जो है वो सूबों से आनी है। यानी आप कौमी असेंबली या सेनेट में ये डिबेट करके यहाँ से इसको इनिशिएट नहीं कर सकते, आपने उस सूबे से डिबेट इनिशिएट करनी है, वहां से 2/3 से रेजोल्यूशन होना है, तब यहां आना है। यहां से डिबेट करके आप वहां नहीं भेज सकते। ये कौमी असेंबली और सेनेट वाला माहौल नहीं है कि कहीं भी लेजिस्लेशन करें और दूसरे हाउस में भेज दें, यहां इनिशिएट वहां से होना है। और तीसरी चौथी गुजारिश है कि सूबे बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए। पहली बात, ये डिबेट है क्या कि जी मुल्क के गवर्नेंस अच्छी नहीं है, गवर्नेंस बड़ी खराब हो गई है, लिहाजा इसको ठीक करने का तरीका क्या है, सूबे छोटे कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट में कोई मसला नहीं है, यानी वजीर आजम, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे, ये FBR, हमारा जो लॉ डिपार्टमेंट है, अदालतें हैं, सब फेडरल गवर्नमेंट में कोई मसला नहीं है, इसलिए कि उसकी गवर्नेंस को तो छेड़ ही नहीं इस आइडिया में। और नीचे लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम या है नहीं या हम बनाते नहीं है, तो ताकत नहीं देते, उसकी भी कोई परवाह नहीं है, वहाँ भी कोई मसला नहीं है। और एक जगह रह गई, वो है सूबाई हुकूमत, यानी सूबों में बहुत मसला बन गया है, वहाँ गवर्नेंस खराब हो गई है, छोटे सूबे कर दें मसला हल हो जाएगा। भाई आपके यहाँ 3 tiers गवर्नमेंट है, आपका आइन 3 आपको सतही हुकूमत बनाने की बात करता है। आपने एक सतह पे चले भले चंगे फेडरल, वो भी कोई मिसाली नहीं होती, ये भी नहीं और इससे पहले भी नहीं, और इसी तरह सूबाई भी जैसे बनाते हैं, जिस तरह के इंतखाब होते हैं, जिस तरह हुकूमतें चलती हैं। खैर लेकिन भी ठीक कर लेते, छोटा सा एक छोटा सा जो सबसे बड़ा मसला आपका है वो है जो जिली निज़ाम है आपका, मकामी हुकूमतें। मकामी हुकूमतें आपका आइन कहता है कि आपने बनानी है एम्पावर्ड, जिनको इख्तियार देने हैं, नहीं बनाए। मैं भी नहीं बनाना चाहता, मुस्लिम लीग भी नहीं बनाना चाहती, बाकी लोग भी नहीं बनाना चाहते, जो PTI ने कब बनाई। और आज हम कह रहे हैं, और जो हमारे इस आइडिया के खालक हैं, तख्लीकार, वो कहते हैं कि इसको छोड़ दीजिए, आइन पे हमने अमल नहीं किया, आइन ने जो रास्ता में दिया उस पर हमने अमल नहीं किया, लेकिन हम कहते हैं कि ये नाकाम हो गया। ओ भाई, काम तो उसने, आपने उस पर अमल किया नहीं, उसको अप्लाई किया नहीं और फेल कर दिया। लेकिन ये बुनियादी असूल की बात है कि सबसे पहले मुकामी हुकूमतें बननी चाहिए, हाँ। उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, वहां करें, फिर आप इंतजामी यूनिट्स की और बाकी चीजों को डिस्कस करें। अगर गुजारिश दें मुझे, एक सेकंड में, 5 सेकंड में करता हूं। आप यही कोशिश, सारा मीडिया, सारी जमातें, सब जमातों को मजबूर करें कि लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को, आइन में तहफ़्फ़ुज़ दें, उनके टेन्योर को, उनको PFC के जरिए वसाइल दें, और ये आपका पहला फेज। उसके बाद देखिए, ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। निसार जाट साहब, आपकी जमात जो है वो तो नए सूबों को अपने पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया हुआ, बल्कि 18 के इलेक्शन में जनूबी सूबा पंजाब, महाज, वो सारे आई इसी काम के लिए थे, बाद में आपने भी कुछ नहीं किया। नहीं, उस वक्त हमने कोशिश की थी, और मेरा ख्याल है बुज़दार हुकूमत थी उस वक्त, और भावलपुर में सेक्रेटेरिएट की डेवलपमेंट वगैरह वहाँ पर चली, लेकिन वो पेशरफ आगे नहीं बढ़ सकी, वो रुक गई। ये मैं एग्री करता हूँ। लेकिन आज भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर मौजूद है, उसमें नए सूबों की तजवीज़ है, बाकायदा उन्हीं सूबे बनाने की। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, सूबे बनाने का आइन में एक तरीक़ाकार दिया हुआ है, उस तरीक़ेकार को अडॉप्ट किया जाए, एक सेंस बिल्ड किया जाए। आप इस तरह का शोशा छोड़ के, इस तरह क्या, मैं जो साजिश का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया ना, इससे हुआ क्या है, आज देखे ना, पीसफुल सिंध आज लड़ाई झगड़े में चला गया। MQM उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग आपस में, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर सारे के सारे तशवीश उनमें है कि इन हालात में आप कैसे सूबे बनाएंगे। तो फेडरल अपना काम नहीं कर रहा, इनका फेडरल मिनिस्टर कह चुका है कि सिस्टम इज कोलैप्स्ड। आपको पता बलूचिस्तान के अंदर ये जो 5 वजीर, सिस्टम इज कोलैप्स्ड,
आपकी पंजाब की गवर्नेंस ले लें, आपकी सिंध की गवर्नेंस ले लें, आपकी बलूचिस्तान की, मैं इवन केपीके में भी गवर्नेंस के बारे बलूचिस्तान में की भी बहुत आप सारे तकसीम का सवाल उठाएंगे ना, तो वहाँ पे अचकजई साहब का जो स्कूल ऑफ थॉट होगा पश्तून इलाकों के हवाले से, वो बलोच पॉपुलेशन का वो नहीं होगा। दो मुतजाद राय आपके सामने खड़ी होंगी और आपको कहीं पे सॉर्ट आउट करना मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली तो मेरा कहने का मतलब है कि एक तरीकाकार जो दिया हुआ है कि ये मैटर सूबों में जाएगा, सूबे उसके ऊपर बहस करेंगे, अगर उनमें सेंस क्रिएट हो जाता है तो वो पार्लियामेंट में ले आए और वहां से करारदाद पास करके अपना सूबा मंजूर करा ले, जो आइन इजाजत देता है। अगर आप आइन का ये क्या करना चाहते हैं? आइन से ही करेंगे ना, वैसे कैसे सूबा बनेगा? ये आइन से करने से पहले, ये बात निकलने से पहले, मैं जहां तक समझता हूं कि इन्हें चाहिए था कि अपने अलायंस को एतमाद में लेते, ये पीपल्स पार्टी से बात करते। इस वक्त मुझे मालूम है जाती तौर पर वो जरूर अपना नेशनलिस्ट जमातें जो हैं, वो मेरा ख्याल है कि मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं होगी कि वो पीपल पार्टी की बी टीम है, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है, जो सड़कों पर निकल कर इन लोगों को गालियां दी जा रही हैं, पंजाबी को गाली दी जा रही है, महाजर को गाली दी जा रही है, ऐसी सूरत हाल आपने सिंध में पैदा कर दी। ये क्या आप समझते हैं कि डॉक्टर तारिक मुनासिब है? ये आपकी हुकूमत की वजह से ये सारा कुछ हो ये रहा है? बिल्कुल, मैं क्यों इन्होंने इसको गैर जरूरी समझा? आप इनको जिम्मेदार समझते हैं? मैं समझता हूँ इनकी ये नाकामी है, इमेच्योरिटी है। इस तरह ये आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस तरह का बिहेव लेकर चलेंगे डॉक्टर साहब, ये तो कोई बात नहीं। बात ये है जी कि बहुत सीरियस मैटर है सर। आप पंजाब की गवर्नेंस पे, डॉक्टर साहब भाई है मेरे, आज एक किसान का हाल क्या किया है, मजदूर का हाल क्या किया है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हाल क्या किया है, छोटी इंडस्ट्री का क्या हाल किया है, तजारत का क्या हाल किया है। देखिए गुजारिश आ जाए, बैठ के बात कर लें। हमारे सिस्टम में डिलीवर आप ना कर हमारे सकें, सिस्टम में चैलेंजेस मौजूद हैं। ये आज के दौर की नहीं है। अगर आप गिनवाना शुरू करें कि चारों सूबों में हेल्थ के इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली हैं, तालीम के इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली हैं, डेवलपमेंट के सूबे में सबसे बेहतर हुई है, वो भी सबसे वाज़ेह है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पिछले 2.5 साल में अगर हम सिर्फ इस टेन्योर को देखें कि सूबे में सबसे ज़्यादा हुई है, डेफिनेटली वो पंजाब है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कितने बंदे मारे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से? सर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने यही नाम है पंजाब ना उसका में सर, CCD क्राइम है कंट्रोल किया है। अगर आज वहाँ पे Extrajudicial अगवा बराए killings तावान कितनी नहीं है, अगर गुजरात से ताल्लुक है, सर आप जस्टिफाई खाना कर रहे साहब हैं मेरे डॉक्टर साहब, मुझे भाईजान हैरत का- हो रही है। नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, जुडिशियल justify किलिंग्स नहीं को कर किसी रहा। सूरत जस्टिफाई नहीं मैं करना क्यों चाहिए। जस्टिफाई करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ये सर कि मुकदमा है एक बनना है कभी ना कभी आपकी पंजाब हुकूमत के खिलाफ, चाहे आज बने चाहे 2 साल बाद बने। पंजाब में क्राइम को कंट्रोल किया है सीसीडी ने। आज पंजाब में आपको अमन है। सर आप सिर्फ पंजाब में 2-2.5 हज़ार बंदा है जो मारा गया एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग सर कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का नाम लेके आप एक हमारे डिपार्टमेंट को खामखा मुतनाज़ा ना बनाएं। आपकी हुकूमत को बना रहा हूँ, डिपार्टमेंट को नहीं जराइम बना की- रहा, आपका नाम लेके कह रहा हूँ, आपकी कभी हुकूमत आप ने मारा। जराइम की लिस्ट तो लें कि पहले डिवीजन्स में क्या हाल था और आज क्या हाल है। ये जेलम से वो अपना गुजरात से ताल्लुक है, इधर क्यों इशारा कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इनसे very funny, पूछें मैं इस पे कि जवाब पहले दूं। एक एक बंदा एक एक गांव में, एक एक शहर में, एक एक जो उधर तो तगड़े लोग डॉक्टर साहब, 6-6 डाले लेके फिर गुजरात में, इसलिए गुजरात आज भी डाला लेके फिरे ना। मेरे वहाँ पे जरा कल्चर है, मेरे और भी बहुत आपने दोस्त गाड़ी हैं। लेके दोबारा गुजरना भी है, ख्याल रखिए। डाले गनमैन बाहर बैठे हुए हैं जनाब, क्या क्या सर आप जो भी तुझे आज फिर है ना, वो डाले जो लेके। भी काम तुझे- इस्लामाबाद में मैं दावा देता हूँ, वैसे ये काम justify इस्लामाबाद में ज्यादा होता, छोड़ दो। मैं तो आज भी मैं CCTV वज़ीर मुमलिकत को देखे, कहा मैं तलाल को मैंने अपना कहा डॉक्टर सीसीटीवी बनाओ, देखे, क्यों ना बनाओ। नो डाउट चाहिए। पंजाब में क्राइम का लेवल इंतहा से ज्यादा बढ़ गया, नो डाउट, इसमें कोई शक सर, नहीं है। इस पे मैं challenge करता हूं। एक्स्ट्रा आप facts बनाएं, देखिए मैं facts सच बता बनाएं। रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना कि पंजाब में नो डाउट ऐसा क्राइम उठा कि हमारी अकल दंग रह गई। जुडिशरी का फेल्योर ने अल्टीमेट आप इन लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर की तकवीत देना इनकी तो इसका मजबूरी हल हो गई। यही है कि जो वो सबको इन्होंने बंदा किया, खड़े वो करके गोली ये मार दे। रिस्पॉन्सिबल है, इन्होंने इनकी गवर्नमेंट ने डॉक्टर साहब। किया, हमने नहीं किया। अब ये कहते हैं ना सीसीडी, उनको जवाब तो दे मैं सर मेरा भी जवाब ले दें। करें, सवाल करें। मेरे ऊपर एक मुकदमा बनता है कि जी डॉक्टर निसार अहमद जट साहब ने, एक मुलजम पकड़ा जाता है, 42 FIR है उसके खिलाफ। वो कहता है अदालत में जाकर, जी डॉक्टर निसार अहमद जट साहब ने मुझे 25,000 रुपया दिया और मैंने 25,000 लेकर फला लोगों के साथ मिलकर फला शख्स का कत्ल कर दिया और मेरे ऊपर मुकदमा हो गया, यहां CCD मुझे गिरफ्तार करने आ गई।
मैं शुक्रगुजार हूँ, स्पीकर साहब ने मेरे गिरफ्तारी के वारंट नहीं जारी किए। उन्होंने कहा जी नहीं, ये शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं और ये इनको मौका दें। मैंने अपनी बेल की और मैं शामिल। अगर आप लाहौर होते ना तो आपको ये मौका नहीं था अच्छा मिलना। सर सुने, उन्होंने कहना था अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। सर मेरी बात सुनो, इरादा इनका ये था। अब इरादा ये था। इरादा यही था। इरादा इनका यही था। डॉक्टर तारिक से जवाब तो नहीं, लेंगे। मेरी आखिरी बात, अब इशू क्या है? आज 6 माह से मैं प्री अरेस्ट बेल पे हूं। जो लोग लाहौर ना जाइएगा सर, डॉक्टर तारिक साहब। नहीं सर, जो लोग 302 में, सर जो लोग 302 में, जो लोग 302 में गिरफ्तार थे, अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। मारने वाले बरी हो गए, एक तो मरवाने वाला अभी तक अदालतों में धकेला रहा है। केस डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा यार, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। मैं कानून की बात आपसे पूछता हूँ, गुनाहगार कितने बेगुनाह कत्ल हो जाता है, कातिल पकड़े जाते हैं और वो ये कहते हैं कि फ़लाँ शख्स भी इसमें इन्वॉल्व है या फ़लाँ के कहने पे मैंने कत्ल किया है, मैं मतलब शूटर का किरदार अदा किया है, उस शख्स को नहीं पूछना चाहिए? वो छूट गया है, वो बरी हो गया है। डकैती होती है, डकैत कहते हैं हमारा छठा बंदा जो है साथी वो है, उसको नहीं पूछना चाहिए। ये डॉक्टर निसार मैं लॉ ऑफ द लैंड की बात कर रहा हूँ, मैं इनके सवाल के जवाब में बिल्कुल मैं बात नहीं कर रहा, मैं इसकी तफसीलात से इल्म नहीं रखता, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई गिले वाली बात नहीं है कि किसी शूटर ने नाम ले दिया किसी का, उसको आप पूछे ही ना। बाकी मैं रिकॉर्ड पे दोबारा आपको कह रहा हूँ मलिक साहब, आप मुख्तलिफ डिवीजन है, 9 हमारे डिवीजन है, उनमें आप क्राइम का आज से साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले किलिंग्स का डेटा जो है वो पब्लिक करें। और ये अपोजिशन वाले इतने नकम्मे हैं कि आपसे सवाल नहीं पूछते कि बताएं कितने साल में मारा है। आप उसके मरवाना है, एक गलत नहीं मारा सर, ये छोड़े ना, यही तो प्रॉब्लम है। हमारे घरों में ऐसे पुलिस घूमी है, ऐसे घूमी है, खुदा की कसम जितनी बेचुकरी इन लोगों ने हमारी फैमिलीज की हमारी कर दी है ना, हम ये अजियत कभी नहीं भूल सकेंगे। कह रहे सर, हम कभी नहीं भूल सकेंगे इस चीज को हम कभी नहीं। ये जो कुछ कह रहे हैं उसका तो मैं। अच्छा चले, इनके सियासी मुखालिफ हैं डॉक्टर साहब के, राना सनाउल्लाह खान, हमारे मुशीर सियासी उमूर, उनकी गाड़ी से जो चर्स और हीरोइन आप लोगों ने निकाली थी, वो भूल गए जो बेइज्जती आपने उसकी की है? वो अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। हमने किसी की गाड़ी की डिग्गी से चर्स और हीरोइन निकाली है? क्या बात कर रहे हैं? ठीक हो गया, आप लोग आपका मुखालिफ है ना राना सनाउल्लाह। इसका मतलब है कि फिर आपने अपना बदला 302 का मुकदमा डाल के ले लिया ना। अब आपने 302 का मुकदमा डाल के ले लिया। गिला चौधरी ये नहीं का गिला ये है कि मारने वाले जिनसे आपने बयान दिलवाए वो बरी हो गए। 109 डॉक्टर साहब ये अदालत नहीं है कि आप सारा केस यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा आपने डाली है, आपकी जमात ने डाली है जिसे आपका ताल्लुक है। कह रहे सर, आपकी जमात ने हमारी सियासी जमातों का अलमिया यही है कि इनका मुकाबला इसमें होता है, एक ने 15 किलो हीरोइन डाली है, दूसरे ने 302 का मुकदमा डाला है। उसने किया तो वो भी गलत था और एक गलती का जवाब दूसरी गलती की सूरत में नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है मलिक साहब, मैं बहुत अरसे से ये बात कहता रहता हूँ और मुझे इस पे ताने भी मिलते हैं कि मैं डेमोक्रेसी का दावा करता हूँ और इस तरह की बातें करता हूँ। मेरा ये यकीन है कि आप अगर इंग्लैंड और नॉर्वे और डेनमार्क वाली डेमोक्रेसी के वो कानून यहाँ इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ना आप वो समाज हैं, ना आप वैसे लोग हैं, ना आपके वैसे इदारे हैं। अगर हमारा ये ख्याल हो कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए, आई एम नॉट सपोर्टिंग द एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, लेकिन अगर हमारा ये ख्याल हो कि जी पुलिस को ठीक करना चाहिए, तो पुलिस में कहाँ से लोग आएंगे? इसी समाज से। अच्छा, उनको एक्स्ट्रा सैलरीज देनी चाहिए, दी गई। अदलिया को ठीक करना चाहिए, जज भर्ती करें, किए गए, उनको फैसिलिटीज दी जाए। आला अदलिया में इतने जजेस भर्ती किए गए नए, लेकिन क्या सर्वे अब जो जस्टिस सर आपके इस आर्गुमेंट से तो मुराद ये है कि ये ऐसे ही रहने हैं महकमे? नहीं सर, नहीं, जो मर्जी कर लो। कतन ये नहीं कह रहा। मसला हमारा ये है कि जब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होता है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन इंडिविजुअल के साथ हो या रियासत के साथ हो, वहाँ पे उसको बहकाना, उसको मनूवर करना, उसको मैनेज करना आसान तरीन काम होता है। आज हम उसी बेसिमती का शिकार हैं। कमरजमान कायरा साहब, डॉक्टर निसार जट साहब, तारिक फजल साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।